हेलो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जब हस्बैंड और वाइफ के बीच में थोड़ा सा भी डिस्प्यूट होता है और वो दोनों सेपरेट रहना स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद वाइफ अलग अलग तरह के केस अपने हस्बैंड के ऊपर डालना स्टार्ट कर देती है। ऑल्दो वो सारे केसेस फॉल्स होते हैं, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो कि झूठे नहीं होते हैं, बट 80% केसेस झूठे ही होते हैं। बट क्या कर सकते हैं, हमारा भारतीय कानून ऐसा है कि उसमें महिलाओं के लिए बहुत सारे ऐसे प्रावधान बनाए गए हैं, उनके राइट्स बनाए गए हैं, जिनका मिसयूज करके भी जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, अपने इन लॉज के अगेंस्ट झूठे केस फाइल कर देती है। दोस्तों, जो वाइफ केसेस फाइल करती है उसमें सबसे पहले वाइफ अपने लिए मेंटेनेंस का केस फाइल करती है। भले ही वाइफ वर्किंग हो, वेल एजुकेटेड हो और अर्निंग करने में कैपेबल हो, तब भी वो कोर्ट के सामने ये दिखाती है कि जो वाइफ है वो कुछ भी कमा नहीं सकती है, क्योंकि वो अनएजुकेटेड है, क्योंकि वो फॉल्सली केस फाइल कर रही है। तो उसको अपने केसेस में झूठ बोलना ही होता है। झूठ बोल करके वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट मेंटेनेंस का केस डाल देती है, जिसमें वो बिल्कुल बेचारी बन जाती है और वहां पर दिखाती है कि वो बिल्कुल भी अर्न कर ही नहीं रही है, वो उतने कैपेबल है ही नहीं कि वो अपने लिए अर्न कर सके। उसको कोई जॉब भी नहीं दे रहा है, भले ही वो अपना आराम से कहीं काम करती रहती है, जॉब करती रहती है, आराम से अच्छी सैलरी लेती रहती है, फिर भी कोर्ट में झूठ बोलती है। उसका कोई भी सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है और वो टोटली अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसे में कोर्ट वाइफ के लिए मेंटेनेंस फिक्स कर ही देती है, क्योंकि दोस्तों हमारे भारतीय कानून में ऐसा दिया गया है कि जो हस्बैंड है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी वाइफ को मेंटेन करने की, अपने बच्चे को मेंटेन करने की। भले ही जो हस्बैंड है वो कमा ना रहा हो, उसके पास उतने सोर्स ऑफ इनकम ना हो, भले ही वो कमाने में कैपेबल ना हो, तब भी हस्बैंड की ये ड्यूटी होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी वाइफ को और बच्चों को मेंटेन करे। सेकेंड नंबर की बात करें कि वाइफ डीवी का केस भी अपने हस्बैंड के अगेंस्ट डालती है। दोस्तों, भले ही वाइफ के साथ में कुछ गलत ना किया हो, उसके साथ कभी भी कोई क्रुएल्टी ना की गई हो, ना हस्बैंड के द्वारा की गई हो, ना ही इन लॉज के द्वारा की गई हो, तब भी वाइफ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, अपने इन लॉज के अगेंस्ट, सबके अगेंस्ट डीवी का केस फाइल करती है और उनको झूठे केसों में फंसा देती है। इसमें कि जो हस्बैंड के पेरेंट्स है, भले ही वो ओल्ड एज हो, तब भी उनको कोर्ट फेस करना होता है। हस्बैंड को भी करना होता है, वो कहीं अपने काम पे फोकस नहीं कर पाता है, अपनी जॉब को छोड़ के उसको कोर्ट में आना होता है, उसको कोर्ट को अटेंड करना होता है। वहां पर हस्बैंड कितना भी बोलता रहे कि जो केसेस है वो फॉल्स है, झूठे एलिगेशंस लगाए गए हैं, लेकिन कोर्ट भी तब तक नहीं सुनती जब तक कि कोई प्रूफ आपके पास नहीं होता। थर्ड नंबर की बात करें कि जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, अपने लॉज के अगेंस्ट 498A का भी केस करा देती है, जो कि पनिशेबल ऑफेंस है, जिसमें कि जो हस्बैंड है उसके जो पेरेंट्स है, उसके रिलेटिव्स है, उनको कम से कम 3 इयर्स की पनिशमेंट हो सकती है। लेकिन उसमें भी जो एलिगेशंस होते हैं वो ऑलमोस्ट झूठे ही होते हैं और झूठे के एलिगेशंस के बेस पर ही वाइफ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, अपने लॉज के अगेंस्ट, सबके अगेंस्ट FIR लॉज करवा देती है। और उसके बाद जो हस्बैंड है, इन लॉज है, जो पेरेंट्स है, उन सबको कोर्ट में जाना होता है। अगर कोर्ट में वो नहीं जाते हैं, उनके अगेंस्ट वारंट इश्यू हो जाते हैं, पुलिस वाले उनको परेशान करते हैं और अल्टीमेटली उनको कोर्ट में जाना ही होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। यहाँ पर हस्बैंड बिल्कुल एक तरह से मजबूर हो जाता है कि उसको कोर्ट में भी जाना होता है, वाइफ को मेंटेनेंस भी देना होता है, अपने पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स को भी समझना होता है, और वो सारे काम करने होते हैं जो कि हस्बैंड करने में कैपेबल नहीं होता है। यहाँ पर हस्बैंड बिल्कुल पूरी तरह से फंस जाता है। हस्बैंड के पास सिर्फ क्या ऑप्शन होता है, एक डिवोर्स केस फाइल करने का। जब हस्बैंड अपना डिवोर्स केस फाइल करता है, उसमें भी वाइफ सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगा करके अपने लिए मेंटेनेंस क्लेम कर लेती है। वहां पर भी जब हस्बैंड अपनी वाइफ के अगेंस्ट डिवोर्स केस फाइल करता है, फर्स्ट डेट पर ही जो हस्बैंड है उसको अपनी वाइफ को 11,000 रुपये लिटिगेशन एक्सपेंसेस के देने होते हैं। भले ही वाइफ कितनी भी एजुकेटेड हो, वो कितना भी अच्छा अर्न कर रही हो, तब भी अगर हस्बैंड ने केस डाला है तो हस्बैंड को अपनी वाइफ को 11,000 रुपये वो फर्स्ट डेट पर ही देने होते हैं, जिसको लिटिगेशन एक्सपेंसेस कहा जाता है। तो हमारा भारतीय कानून ऐसा है जिसमें पुरुषों को पूरी तरह से जकड़ कर रख दिया है और यहाँ पर पुरुषों के लिए किसी भी तरह की कोई भी लिबर्टी नहीं दी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऐसे में जो हमारा पुरुष समाज है उनके लिए किसी भी तरह की कोई लिबर्टी नहीं दी गई है, उनके लिए कोई भी अधिकार नहीं बनाया गया है, उनके लिए कोई भी ऐसा राइट नहीं दिया है जिसके अंडर वो जा करके अपनी वाइफ के अगेंस्ट कुछ भी कर सकते हैं।
तो ऐसे में पुरुष क्या करे? तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे में मैं आपको सिर्फ यही एडवाइस करना चाहूंगी कि जब आपका केस कोर्ट में जाता है, उसके बाद कोर्ट देखती है कि ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, हस्बैंड और वाइफ का झगड़ा है, जिस वजह से ये इतने सारे केसेस डले हुए हैं, तो ऐसे में कोर्ट सबसे पहले हस्बैंड और वाइफ को मीडिएशन भेजेगी या फिर काउंसलर के पास भेजती है, जिससे कि जो आप दोनों के बीच की जो भी लड़ाई झगड़ा है, क्योंकि वो जो लड़ाई झगड़ा होता है वो उस लेवल का नहीं होता है कि जिसमें जिसको सुलझाया ना जा सके। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा होता है, कभी कभी वाइफ के पेरेंट्स की वजह से झगड़ा हो जाता है, कभी हस्बैंड के पेरेंट्स की वजह से झगड़ा होता है, कभी दोनों का ही आपस में डिस्प्यूट हो जाता है, छोटी छोटी बातों को लेकर के डिस्प्यूट होता है। तो कोर्ट ये चाहती है, कोर्ट भी समझती है कि जो डिस्प्यूट है वो उतना बड़ा नहीं है, इसलिए इसको आराम से सुलझा लेना चाहिए। इसी वजह से कोर्ट सबसे पहले मैट्रिमोनियल केसेस में दोनों पार्टीज को मीडिएशन में या काउंसलर के पास भेजती है। वहां पर आपके पास ये चांस होता है, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने मैटर को वहां पर सेटल कर सकते हैं। इसलिए मैं हस्बैंड को यही एडवाइस करना चाहूँगी कि अगर आपको मीडिएशन में भेजा जाता है और वहां पर या तो आप दोनों का डिस्प्यूट सॉल्व हो जाता है और आप दोनों साथ में रहना स्टार्ट कर देते हैं, तब भी जो आपके ऑल केसेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, उनको विड्रॉ कर लिया जाएगा। या फिर अगर आपकी वाइफ आपके साथ नहीं रहना चाहती है, वो अब आपसे अलग ही रहना चाहती है, वो बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन में अपने मैट्रिमोनियल होम में आकर के आपके साथ नहीं रहना चाहती, तो ऐसी कंडीशन में वाइफ अपनी तरफ से कुछ ना कुछ अमाउंट बोलेगी कि आप मुझे इतना अमाउंट दीजिए और इन सब केसेस को ख़त्म कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर अगर वाइफ जो भी अमाउंट बोलती है वो आपको रिजनेबल लगता है और आपको लगता है कि उतना अमाउंट आप दे सकते हैं, तो आप वो अमाउंट दे करके वो सारे केसेस ख़त्म कर लीजिए। क्योंकि अगर आप मीडिएशन में जाने के बाद अपने मैटर को सेटल नहीं करेंगे, आपको कोर्ट में टाइम देना होगा, आपके पेरेंट्स को परेशान होना पड़ेगा, उनको कोर्ट में आना पड़ेगा, आपको भी कोर्ट में आना पड़ेगा, आपको जो कोर्ट का प्रोसीजर होता है वो बहुत लेंथी होता है, उसको फेस करना पड़ेगा और आपको कम से कम अपनी लाइफ के 8 से 10 साल कोर्ट को देने होंगे। लेकिन और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका मैटर सेटल हो ही जाएगा, क्योंकि जब आपकी वाइफ इतनी एडामेंट है कि वो आपको कि वो अपना मैटर सेटल करने को रेडी है ही नहीं, तो अगर कोर्ट ने, जो लोअर कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट है, उसने किसी मैटर में डिसीजन आपके फेवर में दे भी दिया, तब भी वाइफ के पास ये राइट होता है कि वो हायर कोर्ट में जा सकती है। अगर आपका जो डिवोर्स केस है, अगर कोर्ट ने वो आपके फेवर में कर भी दिया, तब भी वाइफ के पास ये राइट होता है कि वो हाई कोर्ट में चली जाती है। तो ऐसे में आपके केस कभी खत्म नहीं होने वाले। अक्सर मैं देखती हूँ कि जो मैट्रिमोनियल केसेस है वो 15-15, 20-20 साल तक चलते हैं, इंसान की पूरी लाइफ खत्म हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन केस फिर भी चलते रहते हैं। तो अगर आपको स्टार्टिंग में चांस मिलता है, स्टार्टिंग में मौका मिलता है कि आप एक अमाउंट दे करके अपनी वाइफ को और आप अपना केस सेटल कर लेते हैं, तो वो बेस्ट ऑप्शन है, वहां पर आप सेटलमेंट कर लीजिए। अदरवाइज फिर आपको कोर्ट का बहुत ही लेंथी प्रोसीजर फॉलो करना होगा और आप पाएंगे कि आप धीरे धीरे कोर्ट के प्रोसीजर से फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे और फिर आप सोचेंगे कि किसी भी कंडीशन में मेरा केस खत्म हो जाए। ऐसे में जब आप अपनी तरफ से केस खत्म करने की बात करेंगे तो वाइफ की जो डिमांड है वो और ज़्यादा हो जाएगी और वहाँ पर वाइफ जो स्टार्टिंग में आपसे डिमांड कर रही थी उससे ज़्यादा वो डिमांड करेगी। तो स्टार्टिंग में आप अपने मैटर्स को सेटल कर लीजिए, वहीं पर ख़त्म कर लीजिए। अगर आपने अपने मैटर को सेटल किया तो आपके अगेंस्ट FIR वाला केस जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में उसमें वुमेन सेल में कंप्लेंट जाती है, वहाँ पर कम से कम 1 से 1.5 साल तक प्रोसीडिंग्स चलती है, उसके बाद ही आपके अगेंस्ट FIR होती है। अगर आप स्टार्टिंग में अपने केस को सेटल कर लेंगे तो FIR होने की नौबत आएगी नहीं। सेकेंड नंबर पे जो आपके और मेंटेनेंस का केस है, आपका DV केस है, जो भी वाइफ ने आपके अगेंस्ट डाले हैं वो सारे के सारे विड्रॉ कर लिए जाएंगे और आपका जो डिवोर्स केस है वो भी आप अपनी तरफ से विड्रॉ करेंगे। आप दोनों म्यूचुअली अगर साथ नहीं रहना चाहते तो आपका एक म्यूचुअल कंसेंट वाला डिवोर्स केस कोर्ट में फाइल किया जाएगा और वहां से आप दोनों का सेटलमेंट होकर म्यूचुअली डिवोर्स हो जाएगा। यह आपका बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको चांस मिले, आपको लगे कि आप अपने मैटर को सेटल कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आप अपने मैटर को बिल्कुल सेटल कर दीजिए, अदरवाइज आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है या फिर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।